students, welcome to Career Planet. Myself Shaili Gurwani. Today we are going to discuss syllabus proposed by Rajasthan Board. बच्चों हम पढ़ेंगे राजस्थान बोर्ड ने इस साल कोविड 2022 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, कोविड की वजह से थोड़ा सिलेबस आपका रिड्यूस कर दिया है। तो अभी तक शायद आपके स्कूल्स खुले नहीं हैं, कुछ एक पर्टिकुलर एरिया में अगर स्कूल खुल गए हो तो सब जगह स्कूल्स नहीं खुले है ना। तो आप पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ेंगे तो पॉसिबल नहीं है बच्चों, काफ़ी टाइम हमारा वेस्ट हो चुका है। तो कुछ सिलेबस में से कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स को इन्होंने रिड्यूस किया है। तो मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या टॉपिक्स जो है वो आपको इस साल नहीं पढ़ने। ओवरऑल बच्चों आपको पता है कि 100 मार्क्स का पेपर है, 30 मार्क्स का जो है वो प्रैक्टिकल है और बाकी का 70 मार्क्स जो है वो आपका थियोरी का है। अब उस 70 में अभी बच्चों एग्ज़ाम का जो पेपर आएगा ना वो सिर्फ 56 नंबर का पेपर आएगा, 56 मार्क्स का पेपर आएगा। 14 मार्क्स जो है बच्चों दैट इज़ इंटरनल मार्क्स, सत्रांक जिसे बोलते हैं। स्कूल असेसमेंट अपने हिसाब से किस हिसाब से आपको मार्क्स दे रहा है, आपने फर्स्ट टेस्ट दिए, सेकंड टेस्ट दिए, हाफ ईयरलीज दिए, प्री बोर्ड्स दिए, तो अलग अलग स्कूल का अलग अलग क्राइटेरिया रहता है कि भाई क्या आपने सोच के और बच्चे को कितने मार्क्स आपको देने हैं। तो बच्चों 14 मार्क्स इंटरनल जो कि स्कूल के ऊपर डिपेंड करते हैं ओवरऑल और आपकी अच्छी परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करते हैं, 10 के परसेंटेज पे भी डिपेंड करते हैं स्पेशली। ठीक है, 56 का पेपर जो बोर्ड आपका आएगा, बोर्ड का पेपर आएगा, यानी ये हो गया 70 और 30 मार्क्स बच्चों प्रैक्टिकल का। ठीक है, अब बोर्ड का पेपर जो आएगा आपका 56 नंबर का, उसको करने के लिए आपको मिलेंगे 3.25 घंटे, 3.25 आवर्स। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम उसके लिए आपके पास होते हैं 3 घंटे। अब बच्चों अगर हम चैप्टर बाय चैप्टर स्टडी करें तो पहला चैप्टर है आपका सॉलिड स्टेट। तो ये 3 मार्क्स का चैप्टर है बच्चों, तो इसमें से कुछ खास डिलीट हुआ नहीं है। देखो सॉलिड स्टेट पे सबसे पहले आपको कहा गया जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड्स की जनरल प्रॉपर्टी भी, सॉलिड्स हार्ड है, रिजिड है, इनकम्प्रेसिबल है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस मिनिमम है। तो ये जनरल प्रॉपर्टी सॉलिड्स की आपको पढ़नी। फिर 2 तरह के सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड। तो उनका क्लासिफिकेशन, उनमें डिफरेंसेस जो पढ़ने हैं। आफ्टर दैट क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है मेटालिक सॉलिड है, आयोनिक सॉलिड है, कोवलेंट 3D नेटवर्क सॉलिड है या फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। तो 4 पार्ट्स में हमने उसको डिवाइड किया। तो सारा क्लासिफिकेशन डिटेल में आपको पढ़ना है। फिर क्रिस्टल लैटिस, पूरा का पूरा 3D अरेंजमेंट दैट इज़ क्रिस्टल लैटिस, और उस 3D अरेंजमेंट की जो बेसिक यूनिट है यानी कि यूनिट सेल, वो आपको पढ़नी है। देन नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। तो बच्चों हम यूनिट सेल जैसे आपके पास BCC है, FCC है, SC है या फिर ECC है, कोई भी यूनिट सेल हो ना उसमें नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करते हैं। तो सब में नंबर ऑफ एटम्स आपको फाइंड करने। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। तो बच्चों 2 तरह की पैकिंग होती है, कौन सी? स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D में। फिर 3D के अंदर ओवरऑल पैकिंग आपको पढ़ना है। पैकिंग एफिशिएंसी, तो भाई जैसे आपको कह दिया कि सिंपल क्यूबिक पैकिंग की जो पैकिंग एफिशिएंसी है दैट इज़ 52.4% है, या BCC 68% है, या FCC 74% है। तो पूरा डिराइव करके पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। आफ्टर दैट कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन, मतलब लैटिस की डेंसिटी निकालना, यूनिट सेल की डेंसिटी कैसे निकालनी है वो, और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स रहेंगे। देन इम्परफेक्शन इन सॉलिड। तो बच्चों 100% परफेक्ट सॉलिड होता ही नहीं है, उसमें डिफेक्ट्स होते हैं। तो सॉलिड के अंदर डिफेक्ट्स पढ़ने हैं आपको। क्रिस्टलाइन सॉलिड के डिफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, देन शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, सच टाइप ऑफ ऑल टाइप ऑफ डिफेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़। तो भाई करंट पास करता है या नहीं करता है? तो करता है तो कंडक्टर, नहीं करता है तो इंसुलेटर। बीच की इंटरमीडिएट सिचुएशन को बोलते हैं सेमी कंडक्टर। अब सेमी कंडक्टर में आपने पढ़ा होगा N टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर, P टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर, उसको डिटेल में डिस्क्राइब करना है। देन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, यानी डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपको पढ़ना है। इन केस आपको अगर बच्चों कोई टॉपिक नहीं आता है तो हमारे इसी चैनल पे पूरा सॉलिड स्टेट डिटेल में पढ़ाया हुआ है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। जो भी टॉपिक आपको टफ लगे वो आप उसमें से पढ़ सकते हैं। देन बच्चों चैप्टर 3 मार्क्स का रहेगा, कुछ भी डिलीट नहीं है, मतलब ले दे के आपको सॉलिड स्टेट पूरा पढ़ना है, कंप्लीट स्टडी करना है। नेक्स्ट सेकंड में आते हैं बच्चों चैप्टर 2 सॉल्यूशन। अगेन ये चैप्टर भी बच्चों आपका 3 नंबर का ही है, 3 मार्क्स का आपका चैप्टर रहेगा सॉल्यूशन। तो ओके 3 मार्क्स का हमारा चैप्टर है।
टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट, सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग हम कहते हैं भी गैसियस सॉल्यूशन है, सॉलिड सॉल्यूशन है या लिक्विड सॉल्यूशन है, तो उसके टाइप्स पढ़ने हैं। भाई गैस में गैस घोला, सॉलिड घोला, लिक्विड घोला, है ना, तो टोटल 9 टाइप के सॉल्यूशन। एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब वेट बाय वेट और वेट बाय वॉल्यूम यूनिट को डिटेल में, यानी मोलारिटी, देन मोलालिटी, मास परसेंट और मोल फ्रैक्शन, इनको डिटेल में पढ़ना है विद न्यूमेरिकल। तो उसके बाद है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब राउल्स लॉ फॉर लिक्विड सॉल्यूशन आपको पढ़ना है। देन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ने। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, 4 तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है। RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, तो चारों को डिटेल में पढ़ना है। देन डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, तो बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से हम मोलर मास कैसे फाइंड करेंगे, एबनॉर्मल मोलर मास कैसे फाइंड करेंगे, यानी वेंट ऑफ फैक्टर आपको पढ़ना है डिटेल में। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है बच्चों, तो इसने राउल्स लॉ फॉर सॉलिड लिक्विड सिस्टम जो है वो नहीं दिया है। हालांकि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर उससे रिलेटेड है, राउल्स लॉ ऑफ सॉलिड लिक्विड सिस्टम से, ठीक है, लेकिन मेंशन नहीं किया है तो वो नहीं पढ़ना है। एक टॉपिक सॉल्युबिलिटी, तो सिर्फ सॉल्युबिलिटी पढ़नी है, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी, गैस की सॉल्युबिलिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग हेनरीज लॉ, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वो हो सकता है, क्योंकि सिर्फ सॉल्युबिलिटी लिखने से क्या, सॉल्युबिलिटी तो बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम उस पर श्योर नहीं हो पाएंगे कि आप छोड़ेंगे कि पढ़ेंगे। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि सॉल्युबिलिटी बोला है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड आप अच्छे से पढ़ के जाए। तो ये भी 3 मार्क्स का चैप्टर है। आफ्टर दैट बच्चों नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 4 मार्क्स का चैप्टर रहेगा ये 4 मार्क्स का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। देन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, मतलब पहले आपको डेनियल सेल पूरा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, डेनियल सेल का कंस्ट्रक्शन, फिर उसमें सॉल्ट ब्रिज है, उस पर ई नॉट सेल निकालने के न्यूमेरिकल्स है, वो सारा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। नर्न्स इक्वेशन पढ़नी है, ई सेल और ई नॉट सेल में कंसंट्रेशन के साथ आपको रिलेशन एस्टैब्लिश करती है। देन कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, मतलब मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पढ़ना है। अब देखो बच्चों, बीच में पूरा टॉपिक कोलराउश लॉ के एप्लीकेशन सबके सब गायब हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ना है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस पढ़ना है, बैटरीज, मतलब जितने भी सेल आपके कोर्स में, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, निकल कैडमियम सेल, ड्राई सेल और मरकरी सेल, है ना, ये सब पढ़ना है। फ्यूल सेल पढ़ना है, कोरोजन पढ़ना है, तो कोरोजन मतलब भाई रस्टिंग ऑफ आयरन कोरोजन का एग्जाम्पल है जैसे, तो आपके कोर्स में रस्टिंग ऑफ आयरन का पूरा मैकेनिज्म है, कैसे सेल बनता है, आयरन ऑक्सीडाइज्ड होता है, कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है, रस्टेड आयरन Fe2O3.XH2O में क्या होता है, किस तरह से रस्टिंग होती है आयरन की, वो सारा आपको बताना है। आफ्टर दैट अगर हम बात करें बच्चों तो केमिकल काइनेटिक्स, अगेन ये चैप्टर जो है ये भी 4 मार्क्स का है। ओके, सबसे पहले 4 नंबर का चैप्टर है। पहला टॉपिक रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब रिएक्शन की स्पीड। फैक्टर्स अफेक्टिंग टू रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन की स्पीड जो है वो कंसंट्रेशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट हो गया, है ना, मीडियम हो गया, फिर रेडिएशंस हो गया, है ना, कैटलिस्ट हो गया, इनहिबिटर हो गया, इन सब पर डिपेंड करती है, तो ये सारे फैक्टर्स पढ़ने हैं। फिर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस, मतलब फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर पूरा पढ़ना है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कंप्लीट स्टडी करना है। देन टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की स्पीड टेम्परेचर के साथ, मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट, अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा है KT+10 डिवाइडेड बाय KT की वैल्यू 2 या 3 आती है, तो वो आपको पढ़ना है, उस पर न्यूमेरिकल पढ़ने। अब जो नहीं पढ़ना है तो बच्चों देखो अरीनियस थियरी पूरा गायब है, तो अरीनियस थियरी कंप्लीटली क्या कर दिया इन्होंने, डिलीट कर दिया, तो वो आपको नहीं पढ़ना है। सीधा कॉलिजन थियरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो बहुत छोटी सी थियरी है वो आपको पढ़नी। तो अरीनियस थियरी से रिलेशन, अरीनियस थियरी से हम रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर में जो रिलेशन निकालते हैं उस पर बेस्ड काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स है, वो सब हटा दिए गए हैं। देन हम बात करें सरफेस केमिस्ट्री, तो बच्चों बहुत ही बड़ा चैप्टर है लेकिन काफ़ी हद तक डिलीट हो चुका है। तो सरफेस केमिस्ट्री आएगा कितने नंबर का, 4 नंबर का। तो देखो सिर्फ एडजॉर्प्शन लिखा है, मतलब एडजॉर्प्शन किसे कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एडजॉर्बेंट पढ़ लो, एडजॉर्बेट पढ़ लो। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग टू एडजॉर्प्शन या टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन गायब कर दिया, है ना। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग टू एडजॉर्प्शन वो सारा हटा दिया, तो काफ़ी सारा पोर्शन गया।
फिर सीधा बच्चों कैटालिसिस पे पहुंच गए। अब कैटालिसिस, होमोजीनियस कैटालिसिस, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस थ्योरी के बारे में कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, एट डिसॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, लेकिन अब कैटालिसिस लिखा है तो पढ़ के जा सकते हैं, मेंशन नहीं है तो ठीक है। कॉलॉइड्स कंप्लीट पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड पढ़ना है, और कॉलॉइड्स अराउंड अस, है ना, डेली लाइफ में कॉलॉइड्स के जो यूजेस हैं वो सारा पढ़ना है, और इमल्शन पढ़ना है। तो बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड्स जो था, है ना, मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टी यानी कि आपने पढ़ा होगा ब्राउनियन मूवमेंट, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी यानी टिंडल इफेक्ट, फिर इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, है ना, फिर कॉलॉइड के प्रिपरेशन मेथड, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी में इलेक्ट्रोफोरेसिस, कॉलॉइड बनाते कैसे, कंडेंसेशन मेथड, डिस्पर्जन मेथड, फिर 4 रिएक्शंस थी हमारी, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डबल डिकम्पोजिशन, हाइड्रोलिसिस, वो सारा हटा दिया है, सिर्फ कॉलॉइड्स अराउंड अस पढ़ना है। ठीक है, 4 मार्क्स का चैप्टर है, तो बच्चों मेरे हिसाब से 60% चैप्टर ये वाला तो डिलीट हो चुका है। देन हम बात करें चैप्टर 6 जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, यानी शॉर्ट में हम इसे मेटलर्जी बोलते हैं। तो 2 नंबर का चैप्टर है बच्चों मेटलर्जी। अब देखो इसमें है ही 2 नंबर का, है ना, और ज़्यादा कुछ डिलीट किया नहीं है वैसे तो। अक्रेंस ऑफ मेटल, मेटल किस किस फॉर्म में आपको मिलेगा। देन पहला स्टेप होता है कंसंट्रेशन। तो बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ और दिख रहा है इतना सा है, तो कंसंट्रेशन कैसे होता है ना। पहला होता है ग्रेविटेशनल सेपरेशन मेथड, दूसरा मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, तीसरा फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, फोर्थ होता है लीचिंग। तो चारों प्रोसेस पढ़ने इसके अंदर। देन एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसनट्रेटेड ओर, तो एक्सट्रैक्शन करने के लिए अलग अलग मेटलर्जी लगती है। लाइक पहला स्टेप अगर आपका ऑक्सीडेशन है तो रोस्टिंग या कैल्सिनेशन, देन स्मेल्टिंग। ठीक है, तो ये सारा आपको पढ़ना है, कंसनट्रेटेड ओर का एक्सट्रैक्शन। देन थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी, तो बच्चों इसी में एलिंगम डायग्राम भी रिलेटेड है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पढ़ेंगे, आपको जेईई नीट में भी काम आएगा, तो उसको आपको पढ़ना है। देन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिफाइनिंग। तो बच्चों 6-7 तरीके से रिफाइनिंग होती है, लाइक लिक्वेशन, लाइक डिस्टिलेशन, जोन रिफाइनिंग, वैन आर्केल मेथड, मॉन्ड प्रोसेस, है ना, वेपर फेज रिफाइनिंग के पार्ट है, क्रोमेटोग्राफी। तो ये अलग अलग स्टेप्स है, मतलब अलग अलग प्रोसेसेस है अलग अलग मेटल को रिफाइन करने के, प्योरीफाई करने के, है ना, तो वो। और उसके बाद देखो कॉपर मेटलर्जी कंप्लीटली डिलीटेड है, आयरन मेटलर्जी पूरी की पूरी डिलीटेड है। सीधे देखो जो मेटल्स है ना, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक और आयरन, तो बच्चों इसके सीधे यूजेस दे दिए। तो इन शॉर्ट इसमें से कॉपर मेटलर्जी, आयरन मेटलर्जी पूरा का पूरा डिलीटेड है, बाकी सारा एज इट इज है। देन बच्चों पी ब्लॉक एलिमेंट, तो देखो पी ब्लॉक में ग्रुप 13 और 14 क्लास 11th में पढ़े होंगे, है ना, एग्जाम नहीं हुए थे, पढ़ाई तो करी होगी बच्चों। तो 13, 14 क्लास 11th में होता है, 15 से ही शुरू होता है क्लास 12 में। अब ये स्टार्ट कर रहा है सीधा नाइट्रोजन, मतलब पहले आपके पास था जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ग्रुप 15, है ना, कि भाई नाइट्रोजन का फिजिकल स्टेट, फास्फोरस का फिजिकल स्टेट, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इनके फिजिकल स्टेट बताइए। फिर ग्रुप में अप टू डाउन जाता है, एटॉमिक साइज क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, आईपी क्या होता है। देन फर्स्ट मेंबर नाइट्रोजन, रेस्ट मेंबर जो दूसरे मेंबर्स हैं उनसे प्रॉपर्टीज में थोड़ी सी एबनॉर्मेलिटी शो करता है। फिर इनर्ट पेयर इफेक्ट, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, सारे टॉपिक्स डिलीटेड है। सीधा नाइट्रोजन पे पहुंच गया, मतलब नाइट्रोजन प्रिपरेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, शुरू के 4-5 पेज गायब है। फिर सीधा अमोनिया, अमोनिया का प्रिपरेशन, अमोनिया की प्रॉपर्टी, हेबर प्रोसेस आपके कोर्स में है। ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड की बच्चों आपकी बुक में एक टेबल होगी, है ना। नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड जिसे लाफिंग गैस बोलते हैं N2O हो गया, देन N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। तो सारे ऑक्साइड उनका फिजिकल स्टेट, मतलब इसमें से कुछ लिक्विड मिलेंगे आपको, गैस फॉर्म में मिलेंगे, सॉलिड फॉर्म में भी मिलेंगे, है ना, लिक्विड आई थिंक नहीं है। फिर इनका प्रिपरेशन, एक एक रिएक्शन दी हुई है सबकी, कैसे कैसे बनेगा वो आपको सारा पढ़ना है। फिर नाइट्रिक एसिड, तो बच्चों नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन आपके कोर्स में, ओस्टवाल्ड मेथड आपके सिलेबस में। फिर नाइट्रिक एसिड की प्रॉपर्टीज़, मतलब बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो कार्बन को कैसे ऑक्सीडाइज करेगा, सल्फर को कैसे ऑक्सीडाइज करेगा, फॉस्फोरस को कैसे करेगा, है ना, आयोडीन को कैसे करेगा। फिर इसकी रिएक्शन है कॉपर के साथ, सिल्वर के साथ, तो वो सारी रिएक्शंस कोर्स में। देन फॉस्फोरस एलोट्रोपिक फॉर्म, तो बच्चों फॉस्फोरस के 3 एलोट्रोप्स होते हैं, व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस और ब्लैक फॉस्फोरस।
तो तीनों आपको डिटेल में पढ़ने हैं। देन फॉस्फीन यानी कि PH3 टॉक्सिक गैस है, फास्फोरस का एक कंपाउंड है फॉस्फीन, PH3 की प्रिपरेशन प्रॉपर्टी पढ़नी है। फिर फास्फोरस हैलाइड मतलब PCl3 PCl5 तुम्हारे कोर्स में है। देन ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस, तो बच्चों फास्फोरस के ऑक्सी एसिड यानी H3PO3 H3PO4 फास्फोरस एसिड, फास्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ये सारे स्ट्रक्चर सिलेबस में है, वो सारा पढ़ना है। फिर इसके बाद सीधा ग्रुप 16, तो शुरू का ही हटाया है, आई थिंक बाकी तो सारा कंप्लीट है ही सही। देन ग्रुप 16 में ऑक्सीजन प्रिपरेशन प्रॉपर्टी, सीधा जनरल कैरेक्टर सारे हटा दिए, ठीक है। ऑक्साइड्स तो भाई एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। ओजोन, तो ओजोन का प्रिपरेशन प्रॉपर्टी सारा डिटेल में है। देन सल्फर के एलोट्रोपिक फॉर्म, तो बच्चों सल्फर के एलोट्रोपिक फॉर्म मतलब क्रिस्टलाइन सल्फर, अमॉर्फस सल्फर, तो क्रिस्टलाइन में रोम्बिक और मोनोक्लिनिक, अमॉर्फस में तो हम कहेंगे प्लास्टिक सल्फर, कोलोइडल सल्फर और मिल्की सल्फर, वो सारा डिटेल में पढ़ना है। देन सल्फर डाइऑक्साइड SO2 थोड़ी बहुत रिएक्शंस है। ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, कैरोज एसिड है ना, परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये सारे सल्फर के जो एसिड्स है, ऑक्सी एसिड्स है, इनका स्ट्रक्चर सिर्फ स्ट्रक्चर कोर्स में वो पढ़ना है। देन बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन मेथड है कॉन्टैक्ट मेथड, तो इसने सल्फ्यूरिक एसिड लिख दिया मतलब पूरा कॉन्टैक्ट मेथड पढ़ना है। सल्फ्यूरिक एसिड के सारे कैरेक्टर्स तुम्हें पढ़ने हैं। देन ग्रुप 16 में जाएं तो क्लोरीन पढ़ना है, हाइड्रोजन क्लोराइड पढ़ना है, ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजन यानी HOCl हाइपोक्लोरस एसिड, HClO2 क्लोरस एसिड, HClO3 क्लोरिक एसिड, HClO4 पर क्लोरिक एसिड के स्ट्रक्चर्स तुम्हें बनाने हैं। इंटर हैलोजन कंपाउंड कंप्लीट कोर्स में है, 4 तरह के इंटर हैलोजन कंपाउंड होते हैं, AX, AX3, AX5, AX7 यानी ClF, ClF3, IF5, IF7 या ClF5 है ना, ये पॉसिबल है। 2 हैलोजन के बीच में इंटरेक्शन से जो कंपाउंड बनता है बाइनरी कंपाउंड, दैट इज इंटर हैलोजन कंपाउंड। और बच्चों अब लिख दिया ग्रुप 18 एलिमेंट्स, मतलब तुम्हारे ऊपर है, लिख दिया ग्रुप 18 तो पढ़ लेना पूरा ग्रुप 18, क्योंकि अब इसमें मैं क्या बताऊँ क्या छोड़ना है और क्या करना है, तो कंप्लीट ग्रुप 18 आपको पढ़ना ही है, ठीक है। फिर भी बच्चों काफ़ी सारी चीज़ें बीच बीच में से गायब हैं, तो इन्हीं के अकॉर्डिंग आप चैप्टर पढ़ेंगे। अच्छा चैप्टर 4 नंबर का है, P ब्लॉक एलिमेंट्स जो है अगेन 4 मार्क्स का है। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट चैप्टर D एंड F ब्लॉक एलिमेंट 3 नंबर का है। अब देखो सीधा पोजिशन ऑफ द D ब्लॉक एलिमेंट्स, F ब्लॉक एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, छोटा सा टॉपिक है। सारे D ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट के 10 कैरेक्टर्स है, उन पे क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट कैटलिस्ट होते हैं, क्यों होते हैं। फिर ट्रांजिशन एलिमेंट हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी शो करते हैं, क्यों करते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं, वाई, है ना। कलर्ड होते हैं, क्यों कलर्ड होते हैं, ठीक है। फिर अलॉय बनाते हैं, तो भाई क्यों बनाते हैं। तो ऐसे 10 क्वेश्चंस बनते हैं, वो 10 के 10 क्वेश्चन तुम्हें तैयार करना है, फिर तो खत्म ही हो गया। देन कंपाउंड्स, हाँ इंपॉर्टेंट चीज़, कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, लास्ट ईयर ये डिलीट था, इस साल नहीं हटाया। तो बच्चों ट्रांजिशन एलिमेंट के कंपाउंड यानी कि KMnO4 और K2Cr2O7, पोटेशियम पर मैग्नेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो तुम्हें पढ़ने हैं डिटेल में, क्योंकि इसे कंपाउंड्स दे दिए हैं। उसके बाद तो बच्चों उसके बाद तुम्हें कहा है लैंथेनॉइड, एक्टिनॉइड्स, पूरा पढ़ना है। एप्लीकेशंस ऑफ D एंड F ब्लॉक एलिमेंट, तो इनके यूजेस क्या है वो डिटेल में पढ़ने हैं। देन आगे चले बच्चों तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगेन बड़ा चैप्टर है, 4 मार्क्स का चैप्टर है। तो बच्चों 4 नंबर का चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। चलो पहले इसको लिखते हैं, 4 मार्क्स का चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो पहला है बच्चों इसके अंदर वर्नर थियरी, स्टार्ट कहाँ से किया है इसने, वर्नर थियरी से, तो स्टार्ट करेंगे हम वर्नर थियरी से। उसके बाद सब इम्पॉर्टेंट टर्म्स पर्टेनिंग टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पर्टेनिंग वर्ड शायद गलत लिखा है ना, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड के कंपाउंड्स को शो करती है। लाइक बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी अगर मैं बात करूं तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड,
और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा कैसे, तो हम कहेंगे बीच में होता है सेंट्रल मेटल एटम, फिर होता है लीगेंड। अब लीगेंड के टाइप्स, ठीक है, हालांकि दिया नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट टर्म है, लीगेंड क्या होता है, डोनर एटम क्या होता है, लीगेंड क्लासीफाई कैसे करेंगे, मोनोडेंटेट लीगेंड, बाईडेंटेट लीगेंड, पॉलीडेंटेट लीगेंड, एम्बिडेंट लीगेंड। तो लिखा नहीं है बट पढ़ना पड़ेगा, उसके आगे आप चैप्टर पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसके अलावा बच्चों एम्बिडेंट लीगेंड वगैरह के अलावा अगर हम बात करें तो होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, ये सारा आपको पढ़ना है। उसके बाद बात करें तो नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना। तो बच्चों आपके कोर्स में IUPAC नेमिंग है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की IUPAC नेमिंग आपके सिलेबस में है। फिर आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में दो तरह की आइसोमेरिज्म होती है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चर में पार्ट होते हैं लाइक आयोनाइजेशन, हाइड्रेट, लीगेंड, लिंकेज, है ना। तो लीगेंड शायद आपके कोर्स में नहीं है, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म वैसे भी नहीं है NCERT में, तो लिंकेज आइसोमेरिज्म, ये कुछ पार्ट्स है ना। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म ये आपको पढ़नी है। फिर स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल पूरा पढ़ना है, ऑप्टिकल पूरा पढ़ना है। फिर क्या बात करें हम, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो भाई बॉन्डिंग में दो थियरी है, वैलेंस बॉन्ड थियरी और क्रिस्टल फील्ड थियरी। तो अगर इसमें बॉन्डिंग लिखा है तो उन दोनों थियरीज को पढ़ के जाना है, छोड़ना नहीं है ना। उसके बाद में बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। तो मेटल कार्बोनिल क्या होते हैं, जनरल इंट्रोडक्शन है, वो आपको पढ़ना है। फिर इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, लाइक हीमोग्लोबिन किसका कॉम्प्लेक्स है, क्लोरोफिल किसका कॉम्प्लेक्स है, देन विटामिन B12 में कौन सा मेटल होता है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़नी है। और इंपॉर्टेंस तो समझ ही गए बायोलॉजिकल, और जैसे क्या बोलते हैं, हार्डनेस ऑफ वाटर कम करने के लिए कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है, इस तरह से आपको इसकी इंपॉर्टेंस पढ़नी है। और एप्लीकेशन मतलब जो प्रैक्टिकल है आपका, है ना, प्रैक्टिकल में आप क्या करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं। तो बच्चों क्वालिटेटिव एनालिसिस में जो भी कलर तुम देखते हो ना, ये येलो आया, चॉकलेट ब्राउन आया, ग्रीन आया, वो सब कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से होता है। तो वो सारा एप्लीकेशन आपको डिटेल में पढ़ना है। 4 नंबर का चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों आपका हेलो एल्केन। अब हेलो एल्केन चैप्टर अगेन 4 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। 4 नंबर का चैप्टर है। क्लासिफिकेशन मतलब समझ गए, 2 तरह का क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, यानी मोनोहेलाइड, डाईहेलाइड, ट्राईहेलाइड, पॉलीहेलाइड। और दूसरा क्या था, तो हम कहेंगे कि भाई हाइब्रिडाइजेशन, CX बॉन्ड में कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग कौन सा मतलब क्या बोलते हैं हेलो एल्केन है, लाइक बेंजाइलिक है, एलाइलिक है, विनाइलिक है ना, इस तरह का, ठीक है। देन नेचर ऑफ CX बॉन्ड पूरा आपको बना के बताना है, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, बॉन्ड लेंथ कितना है, पोलैरिटी क्यों है। फिर प्रिपरेशन हेलो एल्केन की तो प्रॉपर्टी भी होंगी, है ना, प्रिपरेशन हेलो एरीन की, प्रिपरेशन हेलो एल्केन की, ठीक है, पढ़ लेंगे पूरा। फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्शन मतलब पूरी केमिकल प्रॉपर्टी, और पॉली हेलोजन कंपाउंड मतलब थोड़ा सा फ्रेयॉन आपके कोर्स में है, ठीक है। तो बहुत कुछ तो डिलीटेड नहीं है, मोस्टली इस चैप्टर में यही है भाई, हेलो एल्केन पढ़ लो, प्रिपरेशन पढ़ लो, प्रॉपर्टी पढ़ लो, हेलो एरीन पढ़ लो, प्रिपरेशन पढ़ लो, प्रॉपर्टी पढ़ लो, और लास्ट में पॉली हेलोजन कंपाउंड ही है, ठीक है। लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि देखो SN1 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म, रिटेंशन, इन्वर्जन, ये सारे टॉपिक्स जो है वो काफ़ी हद तक डिलीटेड हैं। तो ये चैप्टर है बच्चों 4 मार्क्स का, जो लिखा है वही पढ़ना है ना। अभी पूरा एक एक टॉपिक तो मुझे भी याद नहीं रहता, तो जो लिखा है वही पढ़ना है, जो मुझे याद आ रहा है कि हाँ ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी लेकिन वो डिलीट है, तो वो मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। देन नेक्स्ट है बच्चों चैप्टर 11 अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। अगेन 4 मार्क्स का चैप्टर है, ठीक है। अब अल्कोहल फिनॉल में क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक या पॉलीहाइड्रिक। फिर सेम जो हेलो एल्केन में क्लासिफिकेशन पढ़ा था ना कि भाई COH बॉन्ड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, वेदर इट इज़ sp3, वेदर इट इज़ sp2। फिर वही कि भाई एलाइलिक है या बेंजाइलिक है या एल्काइलिक है, और उधर जाते हैं तो विनाइलिक है या एराइलिक है, वो क्लासिफिकेशन पूरा पढ़ना है। फंक्शनल ग्रुप का मतलब OH ग्रुप का ओवरऑल स्ट्रक्चर पढ़ना है। देन अल्कोहल फिनॉल, तो बच्चों ऐसा लिखा है ना, इसका मतलब इनकी प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी एक बार बोर्ड की साइड पे चेक कर लेते हैं। हाँ तो भाई अल्कोहल फिनॉल ही लिखा है, हाँ प्रिपरेशन लिखा है, तो भाई प्रिपरेशन से तो काम चलेगा नहीं। देखो प्रिपरेशन प्रॉपर्टी दोनों पढ़ेंगे, है ना। कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट अल्कोहल, अब ईथर्स लिख दिया तो ईथर्स क्या पूरा ही पढ़ना पड़ेगा ना। ईथर्स मतलब प्रिपरेशन है, प्रॉपर्टीज़ है, बहुत अच्छी अच्छी केमिकल रिएक्शंस है, तो
ठीक है। और अल्कोहल फिनॉल का शायद है ना साइड पे प्रिपरेशन लिखा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सिर्फ प्रिपरेशन से काम चलेगा, ठीक है। तो अभी तो आप प्रिपरेशन प्रॉपर्टी पूरा पढ़ेंगे, हो सकता है देखो अभी भी स्कूल्स ओपन नहीं हुए तो मे बी इस सिलेबस को और कम किया जाए, तो फिलहाल आप यहाँ तक पहुँचेंगे नहीं, तब तक तो नया कुछ ना कुछ आपको आइडिया मिल ही जाएगा, है ना। तो फिर भी मैं सजेस्ट करूँगी अल्कोहल फिनॉल प्रिपरेशन प्रॉपर्टी दोनों पढ़ेंगे बच्चों। देन अमाइंस की बात करें तो बच्चों अमाइन में सबसे पहले स्ट्रक्चर अमाइन का, क्लासिफिकेशन, तो इसमें क्या 3 तरह के अमाइन हैं, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन, तो तीनों का क्लासिफिकेशन। नॉमेनक्लेचर भी लेंदी है क्योंकि 3 तरह के अमाइंस है ना, तो 1 डिग्री अमाइन का नेमिंग, 2 डिग्री का नेमिंग, 3 डिग्री का नेमिंग, कॉमन नेमिंग, IUPAC नेमिंग, क्योंकि उन्होंने नॉमेनक्लेचर लिखा है तो दोनों नॉमेनक्लेचर पढ़ना है। फिर प्रिपरेशन अमाइंस की हो गई, ठीक है, प्रिपरेशन पढ़ लेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। देन डाईएजोनियम सॉल्ट, तो अमाइन और अमाइन के बाद सीधा डाईएजोनियम सॉल्ट, तो बच्चों एनसीईआरटी में एरोमेटिक अमाइन, एनिलीन की भी कुछ रिएक्शंस है, नाइट्रोबेंजीन की भी कुछ रिएक्शंस है, तो वो शायद कोर्स में नहीं है, सारा डिलीटेड है ना। और सीधा डाईएजोनियम सॉल्ट पे आ जाओ, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल रिएक्शन। और डाईएजोनियम सॉल्ट्स इन द सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, मतलब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से 2 डाइज बनती है, पैरा अमीनो एजोबेंजीन और पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, और एक और होती है शायद मिथाइल ऑरेंज, है ना। तो इस तरह की कुछ डाइज बनती है, वो आपको कोर्स में है, वो आपको पढ़ना है। तो मिथाइल ऑरेंज तो है नहीं सिलेबस में, है ना, सिर्फ यही है 2 डाइज है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन ऑरेंज डाई और एनिलीन येलो, ठीक है, पैरा अमीनो एजोबेंजीन, वो आपको पढ़नी है। और चैप्टर अमाइंस, आई थिंक अगेन ये चैप्टर आपका 4 मार्क्स का है, ठीक है। 4th एल्डिहाइड कीटोन कहाँ चला गया, एल्डिहाइड कीटोन नहीं आया क्या आपके पास, ओके, एल्डिहाइड कीटोन इसके आगे पीछे हो गया स्लाइड में। हाँ, तो चैप्टर 12 तो बच्चों सबसे लेंदी चैप्टर यही है, एल्डिहाइड कीटोन, ये 5 मार्क्स का है, ठीक है। तो देखो नॉमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, तो कार्बोनाइल कंपाउंड 2 तरह के होते हैं, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन, तो एल्डिहाइड की नेमिंग, कीटोन की नेमिंग, कॉमन नेमिंग, IUPAC नेमिंग पूरा पढ़ोगे। उसके बाद में एल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन, बहुत सारे प्रिपरेशन मेथड है, पूरा पढ़ना है। फिजिकल प्रॉपर्टी पूरी पढ़नी है, केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्शंस लिख दी। अब केमिकल रिएक्शन बहुत सारी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, फिर रिड्यूसिंग नेचर ऑफ एल्डिहाइड शोइंग रिएक्शन, है ना, मतलब टोलेंस रिएजेंट से, फेलिंग रिएजेंट से, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से। देन क्या था हमारे पास, एक टॉपिक था, हाँ, रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड, मतलब एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़ारो रिएक्शन, तो इसने सिर्फ लिख दिया केमिकल रिएक्शन, तो हम मान के चलेंगे सारा पढ़ना है ना। फिर क्या कर सकते हो उसमें, फिर यूजेस ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, तो ये तो कुछ खास है नहीं, यूजेस पढ़ने हैं। फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, है ना, मतलब COOH ग्रुप का नेमिंग और स्ट्रक्चर, मतलब फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटाइरिक एसिड, ये कॉमन नाम, फिर इनके IUPAC नाम और इनका स्ट्रक्चर। आफ्टर दैट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपरेशन मेथड्स, है ना, 7-8 रिएक्शंस है, इसमें भी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, केमिकल रिएक्शन, सारी कार्बोक्सिलिक एसिड की जितनी भी केमिकल रिएक्शन है सब पढ़नी है, और फाइनली यूजेस पढ़ने हैं। चैप्टर आपका 5 नंबर का रहेगा। लास्ट में आए तो बच्चों देखो बायोमॉलिक्यूल में इन्होंने लिख दिया कार्बोहाइड्रेट, बायोमॉलिक्यूल हालांकि 2 नंबर का ही है। कार्बोहाइड्रेट, तो बच्चों कार्बोहाइड्रेट शुगर्स होते हैं, नॉन शुगर्स होते हैं, शुगर में मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, और नॉन शुगर में पॉलीसेकेराइड, लाइक स्टार्च और सेल्यूलोज, और ग्लाइकोजन भी है एनसीईआरटी में, तो तीनों। अब इसे तो लिख दिया कार्बोहाइड्रेट, तो क्या सारा ही पढ़ना पड़ेगा, है ना। फिर शुगर्स में मोनो और डाई, तो बच्चों मोनो में ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कोर्स में, है ना, फिशर प्रोजेक्शन, हार्वर्ड प्रोजेक्शन, ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शंस, देन फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कोर्स में है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि ग्लूकोज की प्रिपरेशन भी कोर्स में है, ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज भी है, म्यूटा रोटेशन, एनोमेरिक कार्बन, क्योंकि इन्होंने लिख दिया कार्बोहाइड्रेट, मतलब ये सब पढ़ना पड़ेगा, है ना। और फ्रक्टोज का ओनली स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो वो कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट। देन प्रोटीन, तो बच्चों प्रोटीन की 4 तरह की स्ट्रक्चर होती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। फिर प्रोटीन खुद 2 तरह का होता है, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन, तो पूरा पढ़ना है। क्योंकि आपको लगा कि अच्छा ठीक है प्रोटीन पढ़ लूँगा, तो भैया प्रोटीन में 4 तरह का स्ट्रक्चर हो गया, फिर ये हो गया, फिर डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन में एसिड मिलाया, बेस मिलाया, हैवी मेटल सॉल्ट मिलाया, पीएच चेंज किया, तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो डीनेचुरेशन। अब रिवर्सिबल भी होता है, इरिवर्सिबल भी होता है, तो आपने तो लिखा है प्रोटीन, मतलब
सब पढ़ना है। देन हम बात करें एंजाइम, तो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, एंजाइम आपने सरफेस केमिस्ट्री में भी था ही सही, है ना, तो वहाँ से नहीं तो यहाँ पढ़ लेना। विटामिन, तो दो तरह के विटामिन होते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं भाई, विटामिन बी सी वाटर सॉल्युबल, विटामिन ए डी ई के फैट सॉल्युबल, अब विटामिन एच न तो वाटर सॉल्युबल ना ही फैट सॉल्युबल, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए एंड आरएनए, तो आरएनए तो सिलेबस में है नहीं, लेकिन डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल का जो स्ट्रक्चर है वो एनसीईआरटी में बना हुआ है, पूरा स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। डीएनए आरएनए में डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। अब बच्चों वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो तुमने बनाई है उसमें 3 चीज़ें हैं, है ना, बायोलॉजी है लेकिन आपके केमिस्ट्री के कोर्स में है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ें क्या होती है, तो न्यूक्लियोसाइड होता है, शुगर होती है, फॉस्फेट होता है, 5 कार्बन वाली शुगर होती है, पेंटोज शुगर होती है। तो न्यूक्लियोसाइड मतलब इन तीनों को कनेक्ट करो, यानी पेंटोज शुगर बनाओ, 1 नंबर पे नाइट्रोजनस बेस कनेक्ट करो, 5 नंबर पे फॉस्फेट ग्रुप कनेक्ट करो, तो ये तीनों को कनेक्ट करने के बाद न्यूक्लियोसाइड। अब इस न्यूक्लियोसाइड को दूसरे न्यूक्लियोसाइड से कनेक्ट करो तो डाई न्यूक्लियोटाइड, 3 कर दोगे तो फिर हम कहेंगे अच्छा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो पूरे स्ट्रक्चर्स आपको पढ़ने हैं। देन हार्मोन्स कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, थोड़े बहुत हार्मोन्स की एग्जाम्पल्स दिए हैं वो पढ़ने हैं। हाँ, तो ये आपका 2 नंबर का चैप्टर हो गया यहाँ तक। फिर हम बात करें बच्चों पॉलीमर्स, तो पॉलीमर तो ऑलरेडी छोटा है, ये भी आपका 3 नंबर का चैप्टर है, ठीक है। तो 3 मार्क्स का है बच्चों पॉलीमर। अब पॉलीमर में क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, तो 5-6 तरह के तो क्लासिफिकेशन है भाई। पॉलीमर ओरिजिन सोर्स के अकॉर्डिंग मतलब नेचुरल है कि सिंथेटिक है, ठीक है। मोड ऑफ प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग एडिशन पॉलीमर है कि कंडेंसेशन पॉलीमर है। फिर स्ट्रक्चर पे बेस्ड मतलब लीनियर पॉलीमर है, ब्रांच्ड पॉलीमर है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है। फिर मोनोमर यूनिट के अकॉर्डिंग कि भाई होमोपॉलीमर है या कोपॉलीमर है। तो काफ़ी सारा क्लासिफिकेशन है, थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोसेट है, फाइब्रस है, हाँ फाइबर्स है ना। तो हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के अकॉर्डिंग भी पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन। तो 5-6 तरह का क्लासिफिकेशन है, तो उसमें शायद 40% चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। देन टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन मतलब एडिशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के एग्जाम्पल, यानी नायलॉन 66 और पॉलिस्टर जो है वो इसमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। देन रिएक्शन मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर्स, तो बच्चों इसमें 2 छोटे छोटे न्यूमेरिकल बनते हैं, नंबर एवरेज मोलर मास, मास एवरेज मोलर मास। तो 2 फॉर्मूले बताएंगे, है ना, उन दोनों फॉर्मूले से एक छोटा न्यूमेरिकल बन जाएगा, एक पीडीआई पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स, ठीक है, तो वो आपको पढ़ना है। उसके बाद बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, तो आपको पता है जैसे आजकल है ना पॉलीथीन बैन है ना, इथीन का पॉलीमर है पॉलीथीन, लेकिन वो बैन क्यों है, तो हम कहते हैं बायोलॉजिकली डीकम्पोज नहीं होता है ना, हमारी अर्थ को क्या कर रहा है, पॉल्यूटेड कर रहा है, ख़राब नहीं होता है, ख़त्म नहीं होता है, 50 साल बाद भी पॉलीथीन आपको पानी में तैरती हुई मिल जाएगी। तो डीके तो होता ही नहीं है, तो इनको बैन कर दो, तो उसकी जगह रिप्लेसमेंट तो चाहिए। तो आजकल जो पॉलीमर्स बन रहे हैं दैट इज़ बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो वो कौन कौन से पॉलीमर्स है वो सारे आपके कोर्स में हैं, ठीक है। और पॉलीमर्स ऑफ कमर्शियल इंपॉर्टेंस मतलब अब आपकी बुक में दिया हुआ भाई ग्लिप्टल, इसका क्या यूज़ है, पीएमएमए पॉलीमिथाइल मैथ एक्राइलेट, इसका क्या यूज़ है भाई, कार्पेट्स वगैरह बनते हैं जैसे, है ना, टेफ्लॉन, तो तुमने देखा होगा नॉन स्टिक के जो बर्तन है उसमें ब्लैक कोटिंग होती है, तो टेफ्लॉन। तो कॉमर्शियल यूजेस तो सबके हैं, है ना, घरों के बाहर जो पाइप लग रहे हैं पीवीसी के पाइप, पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो वो सारे जो भी कॉमर्शियल यूज़ वाले पॉलीमर्स है वो सारे आपके सिलेबस में हैं। इसके बाद एक चैप्टर और है ना हमारा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पे जाते हैं हम, हाँ ये रहा। तो भाई बच्चों केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ अगेन आई मस्ट से 3 नंबर का चैप्टर है, अच्छा ही चैप्टर है वैसे तो ये, ठीक है, 3 मार्क्स का है। अब लिख देते हैं चलो। तो बच्चों 3 मार्क्स का तो ये चैप्टर हो गया। पहला टॉपिक ड्रग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, तो ड्रग्स मतलब मेडिसिन, कुछ और सोचे उससे पहले ही बता दूं, ड्रग्स मतलब मेडिसिन। लाइक पहला ड्रग आपके कोर्स में एनाल्जेसिक है ना, पेन किलर, पेन को दूर करता है। फिर 2 तरह के एनाल्जेसिक होता है, एक जिसको खाने से आदत पड़ जाती है, एक जिसको खाने से आदत नहीं पड़ती है, यानी एडिक्टिव और नॉन एडिक्टिव, है ना, नार्कोटिक्स एंड नॉन नार्कोटिक्स। भाई पेन तो अफीम से भी दूर हो जाता है, पेन तो डिस्प्रिन की गोली लेने से भी दूर हो जाता है, तो अभी आपको पता है कौन नार्कोटिक है कौन नॉन नार्कोटिक है। देन एंटीपायरेटिक्स के भी बुखार के टाइम में बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको डाउन करने के लिए एस्प्रिन काम में लेते हैं, पैरासीटामोल काम में लेते हैं। तो बच्चों दोनों के स्ट्रक्चर तुम्हारे कोर्स में है, ठीक है। तो
एनाल्जेसिक हो गया, एंटीपायरेटिक हो गया, फिर एसिडिटी हो जाती है तो एंटासिड, तो एंटासिड मतलब ओमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, रेंटिडीन, जेंटेक, है ना, ये सारे नाम याद करने हैं। फिर ट्रैंक्विलाइजर, है ना, डिप्रेसेंट्स जिन्हें बोलते हैं, एंटी डिप्रेसेंट बोल दो, जो मेंटल स्ट्रेस को कम करने वाली दवाइयाँ हैं, इसमें एंटी डिप्रेसेंट कौन सा है, सेडेटिव कौन सा है, कौन किस प्रॉब्लम को दूर करता है, नाम सबसे इंपॉर्टेंट है। जेईई के पेपर में, नीट के पेपर में नाम जरूर पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ ड्रग्स में, तो एंटी एलर्जिक ड्रग्स यानी कि एंटी हिस्टामिन्स, है ना भाई, एलर्जी हिस्टामिन्स की वजह से प्रोड्यूस होती है। हिस्टामिन्स केमिकल सब्सटेंस है जो बॉडी में बॉडी को किसी चीज़ के लिए सेंसिटिव बनाते हैं, तो हिस्टामिन को जाके रोकने वाला क्या होता है, एंटी हिस्टामिन, यानी वो दवाई है सबसे पुरानी, हिपेरिन, सेल्डेन, इस तरह के, ठीक है। देन सारा ड्रग्स का क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है। ड्रग टारगेट इंटरेक्शन के भी दवाई लेते ही ऐसा क्या मैजिक हो जाता है कि आपका पेन जो है वो खत्म हो जाता है। तो ड्रग बॉडी में जाके क्या करती है, किस तरह से इंटरेक्ट करती है, तो 2 तरह का मैकेनिज्म आपको बताया हुआ है, तो वो आपको पढ़ना है। देन थेरेप्यूटिक ड्रग्स, थेरेप्यूटिक एक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स कैसे काम कर रही हैं। फिर केमिकल्स इन फूड, यानी देखो एंटीबायोटिक्स उड़ाया दिखता है लेकिन ड्रग्स है तो एंटीबायोटिक्स पढ़ना ही पड़ेगा आई थिंक, है ना। फिर केमिकल्स इन फूड, अब देखो फूड में कौन सा केमिकल मिलाएंगे, तो है एक तो होता है फूड प्रिजर्वेटिव, भाई ना, अब पैक्ड फूड आजकल बहुत ज़्यादा चलता है, तो पैक्ड फूड में प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है। तो प्रिजर्वेटिव में क्या क्या खास बातें होनी चाहिए, एक तो वो फूड कलर्स क्या होते हैं वो, दूसरा है बच्चों आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, है ना। आजकल लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, कैलोरी कॉन्शियस होते हैं, या जो डायबिटिक पेशेंट है लेकिन मीठा तो खाना है पर शुगर नहीं होना चाहिए, है ना, तो हम सुक्रेलोज यूज़ करते हैं, नेक्टेरिन यूज़ करते हैं और एस्पार्टेम यूज़ कर सकते हैं। सुक्रेलोज का स्ट्रक्चर कोर्स में ध्यान रखेंगे। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, ठीक है, तो वो केमिकल्स इन फूड में आएगा। देन क्लिनजिंग एजेंट कह के जान छुड़ा ली, तो भाई सोप एंड डिटर्जेंट, सोप कैसे काम करता है, खारे पानी में साबुन क्यों नहीं झाग देता है। डिटर्जेंट कितने तरह के होते हैं, केटायनिक डिटर्जेंट, एनायनिक डिटर्जेंट एंड नॉन आयोनिक डिटर्जेंट। बर्तन मांजने का डिटर्जेंट भी तो होता है, लिक्विड डिटर्जेंट जिसे बोलते हैं वो, ठीक है। तो ये ओवरऑल मैंने तुम्हें आइडिया दे दिया, बहुत कम टाइम में, तुम्हारा कम टाइम खर्च करते हुए तुम्हें बता दिया भाई ये चीज़ें पढ़नी है। अब इसके अलावा जो नहीं बताया वो नहीं पढ़ना है। तो फिलहाल हमारे पास बोर्ड की इन्फॉर्मेशन ये है कि आपको इतना सिलेबस करना है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, तैयारी करो, जैसे जैसे एग्जाम्स आएंगे कोई भी चेंजेस होंगे तो आप हमारे चैनल पे बने रहो। इसमें से बहुत सारे लेक्चर्स जो है, बहुत सारे चैप्टर्स हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है, एज इट इज़, बिना किसी टेंशन के, बिना कोई खर्चा किए, है ना। तो आप आराम से पढ़ो, है ना, अच्छी तैयारी करो, अच्छे मार्क्स लाओ बोर्ड के एग्जाम्स में। और कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो हमारे साथ बने रहें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बार, जो भी नया इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देना होगा वो मैं आपको दे दूँगी।